हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अभिषेक रंजन। आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जेईई मेंस 17 मार्च 2021 का सेकंड सेशन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो से आप अप टू डेट रहें। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। हमारा जो आज का पहला सवाल है फ्रुक्टोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो अगर हम बात करेंगे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज तो दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सेम होता है C6H12O6। अगर स्ट्रक्चर की बात करें फ्रुक्टोज का तो CH2OH C एंड CH2OH, ये आपका स्ट्रक्चर होता है फ्रक्टोज का। अब इस फ्रक्टोज में अगर हम देखेंगे तो ये ऑब्वियसली इसमें एक कीटोन ग्रुप है और साथ ही साथ इस पूरे कार्बोहाइड्रेट में 6 कार्बन है, तो इसलिए इसे हम कहते हैं कीटोहेक्सोज। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज की तो ग्लूकोज को हम कहते हैं एल्डोहेक्सोज, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 2। आते हैं हमारे अगला सवाल है द सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट डिफर इन म्यूचुअल रिलेशनशिप फ्रॉम दोज ऑफ द अदर सेट इज। अगर हम बात करेंगे, एक हमारा टॉपिक होता है डायगोनल रिलेशनशिप, तो इसमें कुछ सर्टेन पेयर होते हैं सेकेंड और थर्ड पीरियड में जो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो उसमें लिथियम मैग्नीशियम एक पेयर होता है इस तरह का, उसी तरह से बोरोन सिलिकॉन भी इस तरह का एक पेयर होता है, बेरिलियम एल्यूमिनियम भी इस तरह का एक पेयर होता है। मगर ये लिथियम और सोडियम, इसका कोई भी कंपैरिजन हम लोग इसके बेसिस पे नहीं कर पाते क्योंकि ये डायगोनल रिलेशनशिप शो नहीं करता, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 4। आते हैं हमारा अगला सवाल है द फंक्शनल ग्रुप दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द आयन एक्सचेंज प्रॉपर्टी ऑफ द कैटायन एंड द अनायन। देखिए, आप सिंपल इसको याद कर सकते हो। अगर कभी भी आपको कैटायन एक्सचेंज करना हो रेजिन के थ्रू और अगर कभी अनायन एक्सचेंज करना हो तो कैटायन एक्सचेंज के लिए हम लोग यूज करते हैं एसिडिक ग्रुप और अनायन एक्सचेंज के लिए यूज करते हैं बेसिक ग्रुप। तो एसिडिक ग्रुप जैसे कि मान लो कि हमने ले लिया COH या SO3H, और बेसिक ग्रुप जैसे मान लो हमने ले लिया NH2, ये सब। तो इसमें अगर बात करेंगे, हमें पूछा जा रहा है कैटायन और अनायन एक्सचेंज रेजिन के लिए क्या हो सकता है। तो कैटायन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं SO3H और अनायन के लिए यूज कर सकते हैं NH2। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है 1। आते हैं हमारा अगला सवाल है, यहाँ पे आपको कुछ और दिया हुआ, उनका केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहला आपको बोला जा रहा है हेमेटाइट। तो अगर हेमेटाइट की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, मीन्स जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए का आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। उसके बाद आते हैं बॉक्साइट। जो बॉक्साइट होता है इसका हमारा फॉर्मूला होता है Al2O3.XH2O, मीन्स अगर हम बात करें बी ऑप्शन का तो बी ऑप्शन में हम 1 कंसिडर कर सकते हैं। अगर मैग्नेटाइट की बात करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4, तो इसलिए सी ऑप्शन जो है इसके लिए करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 4। एंड लास्ट वन इज मैलाकाइट। तो मैलाकाइट की बात करेंगे, इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाता है COCO3.COOH होल ट्वाइस। दैट मीन्स कि ऑप्शन थर्ड इसके लिए सुटेबल होगा। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2143। तो 2143 अगर हम देखेंगे तो वो है ऑप्शन 4। उसके बाद आते हैं हमारा अगला सवाल है द करेक्ट पेयर ऑफ द एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल इज AgCN एंड KCN। अगर बात करेंगे AgCN और KCN, जैसे कि मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बताया था आप लोग को एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल के बारे में, तो AgCN जब आयोनाइज होता है तो वो एक्चुअली होता है N के लोन पेयर के थ्रू, क्योंकि C और Ag के बीच में कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, इसलिए ये आइसोसाइनेट जनरेट करेगा। KCN की बात करेंगे तो K प्लस C माइनस आयोनाइज होता है, इसलिए C के थ्रू डोनेट करेगा, इसलिए परफेक्ट पेयर हो सकता है किसके लिए, एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल के लिए। अगर हम बात करें RCOOAg और RCOOK, तो दोनों ही केस में क्या होगा कि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर यहाँ पे दिख रहा है वो अटैक करेगा। मतलब ये कि आपका जो साइट है या जो डोनर एटम है वो चेंज नहीं हुआ है, इसलिए आप कह सकते हैं बी जो है वो एमिडेड न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। उसी तरह से आते हैं AgNO2 में और KNO2 में, तो दोनों में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे ये इजिली आयोनाइज हो सकता है तो ऑक्सीजन के लोन पेयर के थ्रू जाएगा, मगर यहाँ पे N के लोन पेयर के थ्रू जाएगा, तो ये नाइट्रो ग्रुप हो जाएगा, ये नाइट्राइट ग्रुप हो जाएगा, इसलिए यह भी एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल के ग्रुप में आ सकता है। AgI और KI की बात करेंगे तो दोनों I माइनस न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा, इसलिए आपका सुटेबल ऑप्शन हो सकता है ए ऑप्शन। उसी तरह से आपका अगला ऑप्शन हो सकता है इसमें C, तो ए और C इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, सो ऑप्शन 3। उसके बाद आते हैं हमारा अगला सवाल है द सेट दैट रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ न्यूट्रल ऑक्साइड ऑफ द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के दो न्यूट्रल ऑक्साइड है, ये हम सभी को पता होता है N2O एंड NO, एक ऑक्सीडेशन स्टेट +1 में, एक ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में। ये आप लोग को याद रखना है क्योंकि इसके अलावा बाकी जो सारे ऑक्साइड है वो एसिडिक होते हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा 1। आते हैं हमारा अगला सवाल है
ये आपका कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको आइसोमेरिज्म बताना है क्या होगा। देखो अगर हम लोग को पता है पहला, अगर हम आइसोमेरिज्म को पहला अगर हम ये फॉर्मूला को देखें तो इसमें क्या हो सकता है कि जो NH3 है वो इस CN के साथ क्या कर सकता है, अपने जो लिगेंड है उनका एक्सचेंज कर सकता है। तो ये बेसिकली तुम्हारा एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी से दूसरे कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बीच में जब लिगेंड का एक्सचेंज होता है तो इस एक्सचेंज या इस आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। सो इसके लिए जो सबसे सुटेबल ऑप्शन हो सकता है ए का, वो हो सकता है थर्ड। अगर हम बात करेंगे इसमें तो यहाँ पे देखो आप NO2 ग्रुप लगा हुआ है, जब भी NO2 आता है तो NO2 के साथ दो केस हो सकता है, CONH3 होल थ्राइस NO2 तो हमने लिख दिया, यहाँ पे N के थ्रू मान लो लिंक कर रहा होगा, N के थ्रू अपना लोन पे डोनेट कर रहा होगा किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी हम लोग यहाँ पे सोच सकते हैं, ठीक है, ONO, ठीक है, मीन्स यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट को ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट कर रहा होगा। तो ऐसे हम लोग लिगेंड को एम्बिडेंट लिगेंड भी हम लोग कहते हैं। तो ये आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, एक बार N से लिंक हो सकता है, एक बार O से। इसलिए बी का जो सुटेबल ऑप्शन हो सकता है वो हो सकता है आपका 1। आते हैं CrH2O होल 6Cl3। जब भी इस तरह का मॉलिक्यूल होता है, वाटर मॉलिक्यूल एज अ लिगेंड प्रेजेंट होता है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि H2O जो है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को छोड़ के आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म पे चला जाए। तो उसके लिए इसके पास वाटर मॉलिक्यूल होना जरूरी है। इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम सॉल्वेट आइसोमेरिज्म कहते हैं, और इसलिए सी ऑप्शन का करेक्ट हो सकता है आपका यहाँ पे 2। आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है सिस Cr। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बना लें, चूंकि सिस फॉर्म में है तो क्रोमियम दोनों Cl को हमने 90 डिग्री पे रख दिया, और उसके बाद जो ऑक्सलेट आयन है उन ऑक्सलेट आयन को हमने इस तरह से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, बाइडेंटेड लिगेंड है। अब इसमें किसी भी तरह का प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा, मतलब ये ऑप्टिकली जो है वो एक्टिव है, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। सो डी का करेक्ट ऑप्शन हो सकता है 4। इसलिए ये ऑप्शन आप देख लीजिए, 3 1 2 4 का कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे ऑप्शन 1 में आ रहा है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1। आते हैं हमारा जो अगला सवाल है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइंस कैन बी सेपरेटेड यूजिंग। देखिए ये हमने हिंसबर्ग रिएजेंट का आपको एक एग्जांपल बताया था, जो पैराटोलिन सल्फोनाइल क्लोराइड। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बना दूं तो ये स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा, और पैरा पोजीशन पे CH3 लगा देंगे, तो इस रिएजेंट को हमने R मान लिया। तो अगर 1 डिग्री अमाइन को R-NH2 को जब हम R से रिएक्शन कराते हैं तो ये बनाता है RNHR, ठीक है, R-NHR। और ये जो होता है ये सॉल्युबल होता है किसमें, सॉल्युबल होता है NaOH में। सिमिलरली अगर हम 2 डिग्री अगर ले ले, 2 डिग्री अमाइन अगर हम लेते हैं 2 डिग्री, तो क्या होगा R-NHR, और जब हम इसे R से इस रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो ये आपका R-NR एंड R-, ठीक है, इसे R- में हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये आप जो है ये इनसॉल्युबल होता है किसमें, इनसॉल्युबल इन NaOH, ठीक है। और उसी तरह से अगर 3 डिग्री ले तो ये इसका R के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है, तो इसलिए इसका सुटेबल ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा R। क्योंकि क्लोरोफॉर्म और KOH की बात करेंगे तो क्या होगा कि ये रिएक्शन जो है ये बेसिकली आपका 1 डिग्री अमाइन भी शो कर सकता है, 2 डिग्री भी कर सकता है, दोनों के साथ ये रिएक्शन पॉसिबल है। लेकिन 3 डिग्री की बात करेंगे तो ये भी समहाउ रिएक्शन कर सकता है, तो इसलिए इसका जो सुटेबल ऑप्शन हो सकता है वो हो जाएगा 1। बस थोड़ा सा वेरिएशन ये है कि जो हिंसबर्ग रिएजेंट में ये CH3 वहाँ पे एब्सेंट होता था, वो CH3 यहाँ पे प्रेजेंट है, हालांकि इसका मैकेनिज्म में कोई रोल नहीं होता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसका 1 हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है द कॉमन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर एन एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 24 Z का वैल्यू दिया हुआ है, दैट मीन्स कि क्रोमियम। अब क्रोमियम की बात करेंगे तो ये बेसिकली आपका ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करता है, जिसका स्टेबल स्टेट +2 से +6 तक बिलोंग करता है, ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 1। आते हैं हमारा अगला सवाल है, यहाँ कुछ आपको केमिकल कंपाउंड दिया हुआ उसका यूज़ बताना है क्या होगा। तो अगर हम बात करते हैं सुक्रालोज की, तो ये बेसिकली आर्टिफिशियल स्वीटनर के जैसा यूज़ होता है, तो ए का ऑप्शन जो 2 होगा ये सुटेबल होगा। ग्लिसरॉल एस्टर की बात करें जो स्टेरिक एसिड का होगा, तो इसका हम लोग यूज़ करते हैं। अगर हम बात करेंगे ऑप्शन अगर 10 की, तो इसमें हम लोग बात कर सकते हैं इसे सिंथेटिक डिटर्जेंट के फॉर्म में इसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो बी का आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1। सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट की बात करें तो ये हम लोग फूड प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में यूज़ करते हैं, सी का ऑप्शन हो जाएगा आपका 4। एंड बाइथायोनोल की बात करेंगे तो ये एंटीसेप्टिक के जैसा यूज़ करते हैं, सो डी का ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा आपका 3rd। तो 2 1 4 3 का कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे ऑप्शन 2 में मिलेगा, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 2। आते हैं हमारा अगला सवाल है 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन की बात करते हैं, ये आपका हो गया, बोला जा रहा है ये KMnO4 से जब ऑक्सीडाइज करते हैं इसे हम,
तो ये आपका बनाता है अल्कोहल। ये तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अल्केन जो है, ठीक है, अल्केन जो है ये केमिनोफोर से ऑक्सीडाइज तो होता है, लेकिन ये अल्केन के पास क्या होना चाहिए, 3 डिग्री हाइड्रोजन का होना जरूरी है, क्योंकि हर अल्केन को हम नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या है ना कि ये H जो है वो बेसिकली आपका 3 डिग्री H हो सकता है, और इसीलिए ये आपका क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, ये ऑक्सीडाइज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है नॉर्मल अल्केन कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज, तो इजिली ऑक्सीडेशन KMnO4 के साथ नहीं होता है, इसलिए इसे हम कहते हैं पैराफिन्स। पैराफिन्स का मतलब होता है जो लेस एफिनिटी शो करता है टुवर्ड्स रिएक्शन, इसलिए आपका स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स हो जाएगा। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3, जिसमें 1 आपका करेक्ट है, मगर 2 जो है वो आपका क्या है, इनकरेक्ट है। तो अब आते हैं हमारे अगला सवाल में। नाइट्रोजन कैन बी एस्टिमेटेड बाय जेल्डाल मेथड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखिए अगर हम बात करेंगे इस जेल्डाल मेथड में जिसमें हम लोग नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं, तो इस नाइट्रोजन के एस्टिमेशन में हम लोग क्या करते हैं कि वैसे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड उठाते हैं जिसके नाइट्रोजन को इजीली एक्सट्रैक्ट किया जा सके। तो इसीलिए हम यहाँ पर कभी भी याद रखना कि एजो कंपाउंड, या हम लोग कह सकते हैं जो डाइजोनियम सॉल्ट होता है उसे हम यूज नहीं करते हैं। उसी तरह से नाइट्रो कंपाउंड को यूज नहीं करते हैं, वो नाइट्रोजन डेरिवेटिव कंपाउंड जो कि रिंग के अंदर आ जाता है, ये एन अगर रिंग के अंदर होगा तो इसे हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ से जो एन का एक्सट्रैक्शन होता है वो काफी डिफिकल्ट होता है, एन एक्सट्रैक्शन जो हो जाता है वो डिफिकल्ट हो जाता है, और इसीलिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे इस तरह के कंपाउंड को हम लोग यूज नहीं करते, प्रेफर नहीं करते। हमारा करेक्ट ऑप्शन इसलिए क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि वहां पे इस एन को इजिली एक्सट्रैक्ट करना पॉसिबल है। आते हैं हमारा अगला सवाल है, अमंग द फॉलोइंग द लीनियर स्पीसीज इज। लीनियर तो सभी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। Cl2O की बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर बेंट लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। O3 की बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर में बेंट लाइक हो जाता है। N3 माइनस की बात कर ले तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपका लीनियर स्ट्रक्चर है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 4। आते हैं हमारा अगला सवाल है, सुक्रोज है और उसका बोला जा रहा है कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज फ्रक्टोज में टूट जाता है। हमें पता है ये इन्वर्जन ऑफ शुगर होता है, तो उससे आप याद कर सकते हैं कि जो एंजाइम ए है वो एंजाइम ए होगा इन्वर्टेज, एंजाइम ए इज इन्वर्टेज। और अगर एंजाइम बी की बात करेंगे तो एंजाइम बी जो है वो आपका हो जाता है जाइमेज। ये आप लोग अल्कोहल फिनॉल चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे एप्लीकेशन में, ये एप्लीकेशन वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। आते हैं तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए सुटेबल ऑप्शन तो इन्वर्टेज एंड जाइमेज, दैट इज ऑप्शन 3 इज करेक्ट। हमारा अगला सवाल है, वन ऑफ द बाई प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द रिकवरी ऑफ NH3। देखिए रिकवरी ऑफ NH3 का एक रिएक्शन होता है, ठीक है, ये आपको NCERT में मिल जाएगा। तो देखो रिकवरी ऑफ NH3 जब भी हम लोग सॉल्वेंट प्रोसेस करते हैं तो उसमें एक रिएक्शन कराते हैं अमोनियम क्लोराइड जो कि एक बाई प्रोडक्ट होता है, और इस अमोनियम क्लोराइड को हम लोग रिएक्शन करा देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इसमें ये बना लेता है CaCl2 प्लस NH3 और प्लस H2O। इस तरह से जो अमोनिया वेस्ट के फॉर्म में निकल जाता है उसे हम लोग क्या कर लेते हैं, रिकवर कर लेते हैं। इसके अलावा बाई प्रोडक्ट में क्या मिल गया हमें, कैल्शियम क्लोराइड मिल गया। सो ऑप्शन 3 जो होगा ये करेक्ट होगा। आते हैं हमारा अगला सवाल है, C7H7N2O7 N2OCl। तो C7O और H7 एंड N2OCl आपका कंपाउंड ए है, और इसे रिएक्शन कराया जा रहा है C2H5OH के साथ, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट बन रहा है आपका OCH3, साथ में आपका N2 और साथ में X प्लस Y भी बन रहा है। आपको बताना है कि AXY क्या हो सकता है। देखो ध्यान से समझो, सबसे पहले तो ये जो OCH3 है इससे थोड़ा सा हम लोग अंदाजा लेना शुरू करते हैं कि OCH3 है तो C7 तो यहीं पर हो गया, मतलब ये स्ट्रक्चर जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो एग्जिस्ट करेगा। चूंकि N2 रिलीज हो रहा है मतलब यहाँ पे पक्का ये डाइजोनियम सॉल्ट बना रहा होगा N2 और Cl। सो A का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो A का स्ट्रक्चर हम लोग इस तरह से देख सकते हैं N2 प्लस Cl माइनस, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं आपका OCH3, ठीक है। तो ये आपका बन गया ए का स्ट्रक्चर। अब इस ए के स्ट्रक्चर में जब हम C2H5OH को रिएक्शन कराते हैं तो फिर क्या होता है कि ये इजीली इसके N2 को रिप्लेस कर देगा, और यहाँ पे आपका बन जाएगा एनिसोल OCH3, साथ में N2 जो यहाँ से ये लीव कर रहा होगा, और ये जो C2H5OH है ध्यान से समझना, ये जो H होगा वो इस Cl के साथ कंबाइन करके HCl फॉर्म कर ले रहा होगा, और साथ में एक प्रोडक्ट बन रहा होगा CH3COH।
सो हमारा जो x और y हो सकता है वो ये दोनों हो सकता है, और हमारा जो a का स्ट्रक्चर हो सकता है वो ये हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो हमारा जो सुटेबल ऑप्शन है वो हो जाएगा 1। आते हैं हमारा जो अगला सवाल है, फॉर द कोगुलेशन ऑफ अ नेगेटिव सोल। अगर हम नेगेटिव सोल को कोगुलेट करना चाहते हैं, डेट इज प्रेसिपिटेट करना चाहते हैं, तो वी नीड पॉजिटिव आयंस, और पॉजिटिव आयंस में जिनकी वैलेंसी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा सुटेबल होते हैं। तो यहाँ पे दो पॉजिटिव आयंस है, लेकिन Ba2+ की वैलेंसी ज़्यादा है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, Ba2+ हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट रीजन। ध्यान से देखिए, इनकरेक्ट रीजन फॉर यूट्रोफिकेशन। तो इनकरेक्ट रीजन, तो सबसे पहले एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि फर्टिलाइजर के एक्सेस यूज के कारण यूट्रोफिकेशन जो है वो बढ़ रहा है। एक्सेस यूसेज ऑफ डिटर्जेंट, ये भी सही है, डिटर्जेंट के कारण भी यूट्रोफिकेशन बढ़ रहा है। डेंस प्लांट पॉपुलेशन इन वाटर बॉडीज, जो भी हमारे रिवर है उनके साइड में जो प्लांट लगाए गए हैं उनके कारण भी काफ़ी ज़्यादा यूट्रोफिकेशन का जो रेट है वो इंक्रीज कर गया है। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर के यूट्रिफिकेशन के न्यूट्रिएंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इसलिए जो डी ऑप्शन हो जाएगा वो आपका इनकरेक्ट होगा। सो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, जो कि इनकरेक्ट है। और यहाँ पे देख ले तो ऑप्शन जो 4 है वो आपका करेक्ट होगा 18 के लिए। आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायंस ए एंड बी गिवन द। देखिए ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे दिख रहा है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन का आपका अटैक होगा इस पे, और अटैक होने के बाद, ठीक है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कार्बोकेटायन फॉर्मेशन की, एक ये हो सकता है और दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है। अब आप ये देखिए कि ये जो हमने कार्बोकेटायन बनाया है इसके पास टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन है, डेट मीन्स कि 5 हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है। इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है, डेट मीन्स 2 हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। सो इसलिए ये जो कार्बोकेटायन है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो ये इस कार्बोकेटायन को अपन नाम दिए यहाँ पे बी और इसको नाम दिए ए। सो बी इज मोर स्टेबल कार्बोकेटायन देन ए। अब अगर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो ये ऑब्वियसली ज़्यादा रेट से बनेगा इन कंपैरिजन ऑफ ए। सो बी का स्टेबिलिटी जो है वो ए से क्या है, ज़्यादा है, और इसका बनने का जो रेट होगा वो ए के रेस्पेक्ट में भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 1, कार्बोकेटायन बी इज मोर स्टेबल एंड फॉर्म रिलेटिवली एट फास्टर रेट। आते हैं हमारा अगला सवाल है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज एंट्रोपी डिक्रीज। तो पहला है आपका ए जो है बोलेगा फ्रीजिंग ऑफ वाटर। और वाटर जो है वो लिक्विड है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे इसे हम लोग फ्रीज कर रहे हैं और H2O सॉलिड में चेंज कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसकी रैंडमनेस जो है वो लिक्विड से सॉलिड में जाएगा तो डिक्रीज करेगा, तो मतलब एंट्रोपी यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। आते हैं हमारा बी जो है फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर भी सेम केस ही है, बस -10 पे हम लोग फ्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी इसकी एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो डेल्टा एस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। सी पे आते हैं N2+3H2। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो N2+3H2 ये सारा गैसेस मॉलिक्यूल है, और ये कन्वर्ट हो रहा है 2NH3 जो कि गैसेस मॉलिक्यूल है। तो देखो आप यहाँ पे नेट देखो, नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स कितना है 4, और यहाँ पे देखोगे तो 2। तो बेसिकली 4 मोल गैस से आप जा रहे हो 2 मोल गैस में। तो यहाँ पर भी एंट्रोपी जो है आपका डिक्रीज कर रहा है। तो ए बी सी अभी तक तीनों में ही हमारा एंट्रोपी डिक्रीज कर रहा है। डी है एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को जब हम लोग लेड सरफेस पे एड्जॉर्ब कराते हैं तो ये बेसिकली गैस जो होता है इन सॉलिड के बीच में ट्रैप हो जाता है। तो ट्रैप हो जाएगा तो इसकी रैंडमनेस कम हो जाएगी, इसलिए इसका भी एंट्रोपी जो होगा वो क्या हो जाएगा, लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव, दैट इज डिक्रीजिंग। अब आते हैं डिसोल्यूशन ऑफ NaCl इन द वाटर। डिसोल्यूशन ऑफ NaCl दैट मीन कि आप क्या कर रहे हो, सॉल्यूट जो है, ठीक है, उसे आप डिजोल्व कर रहे हो वाटर में। जब भी हम उसे डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है, NaCl जो होगा वो अपने आयंस में ब्रेक कर सकता है, Na+ और Cl-। तो यहाँ पर इस सॉल्यूट की रैंडमनेस और ज़्यादा बढ़ गई बाई डिसोसिएशन, इसलिए यहाँ पर आपका एंट्रोपी जो है वो क्या कर जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। तो मतलब ये कि अगर एक्सेप्ट ई अगर देखा जाए तो सारे ऑप्शन में जो एंट्रोपी है वो आपका क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, केसीएल सॉल्यूशन ऑफ कंडक्टिविटी 0.14 सीमेंस मीटर इनवर्स शोज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4.19। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो कंडक्टिविटी है के का वैल्यू हमें दिया हुआ है 0.14, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस है 4.19 ओम, ठीक है, इन अ कंडक्टिविटी सेल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस कंडक्टिविटी सेल का हम सेल कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज L/A। तो अपन क्या लिखते हैं, R इक्वल्स टू रो L/A लिखते हैं। तो यहाँ से L/A का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा R/रो।
तो हमें तो आर का वैल्यू पता है कितना है 4.19, और रो का वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन वन बाई रो ही क्या होता है आपका, वन बाई रो होता है कंडक्टिविटी, दैट इज कैपा। तो 4.19 इंटू कैपा का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 0.14, तो हमारा ये आ गया सेल कांस्टेंट। अब देखिए बोला जा रहा है कि इफ द सेम सेल, तो अगर सेल सेम रहेगा तो सेल कांस्टेंट का वैल्यू भी हमारा सेम रहेगा, इज फिल्ड विद एन HCl सॉल्यूशन। तो अब बोला जा रहा है उसी सेल को अगर HCl से फिल कर देंगे तब तुम्हारा नया जो रेजिस्टेंस है वो है 1.03 हो। ठीक है, ध्यान से देखना कि L बाई ए का वैल्यू हमारा अभी भी सेम रहेगा, कितना, तो रहेगा 4.19 इंटू 0.14। तो बोला जा रहा है इसके लिए अब कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, वही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा R इक्वल्स टू एल बाई ए। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू 1.03 इज इक्वल्स टू रो, तो यहाँ पे हमें रो का वैल्यू निकालना है या 1 बाई के का वैल्यू निकालना है, और L बाई ए का वैल्यू हमें पता है 4.19 इंटू 0.14। सो यहाँ से अगर इस रो को इधर अगर भेज दिया जाए तो 1 बाई रो इज इक्वल्स टू 4.19 इंटू 0.14, और बाई हो जाएगा 1.03। 1 बाई रो को ही हम कह रहे हैं कंडक्टिविटी, इसे ये बोल रहा है कंडक्टिविटी ऑफ HCl सॉल्यूशन। तो इस वैल्यू को जब आप सॉल्व कर लोगे तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 0.569। ठीक है, सो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं 56.9 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, सो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली नियरेस्ट इंटीजर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा आंसर आपका 57। ठीक है, सो और इसका यूनिट लिख सकते हो सीमेंस मीटर इनवर्स। आते हैं हमारा जो नेक्स्ट सवाल है, on complete reaction of FeCl3 with oxalic acid in aqua solution containing। तो एक रिएक्शन यहाँ पे बोला जा रहा है FeCl3 मीन्स Fe3 प्लस है 3Cl माइनस है, और इसे ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं, डेट इज C2O4 2 माइनस प्लस H प्लस, तो ये 2H प्लस लिख सकते हैं हम लोग। अब बोला जा रहा है KOH यानी कि K प्लस और OH माइनस, तो इनको हम कंबाइन कर रहे हैं। बोला जा रहा है ये एक प्रोडक्ट A बना रहा है, उसमें सेकेंडरी वैलेंसी आयरन की क्या होगी, तो जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड हो जाएगा K3 FeC2O4 थ्राइस। अब यहाँ पे देखिए कि आयरन के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे सेकेंडरी वैलेंसी की, तो सेकेंडरी वैलेंसी इज 6, क्योंकि ऑक्जेलेट का जो आपका डेंसिटी होता है वो होता है 2, तो यहाँ पे 3 ऑक्जेलेट आयन है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 डेट इज 6। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 6। आते हैं हमारा अगला सवाल है, the reaction 2A plus B2, 2AB is an elementary reaction for a reaction quantity of reactant if the volume of the reaction vessel is reduced by a factor of 3। ओके ठीक है, सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं रेट का वैल्यू लिख लेते हैं। चूंकि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो डायरेक्ट हम रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं R इज इक्वल्स टू K A टू द पावर 2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B2 टू द पावर 1। अब क्या बोल रहा है कि जो नया रेट है उसमें क्या हो रहा है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, उसमें बोला जा रहा है वॉल्यूम को 1/3 से रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम को 1/3 से रिड्यूस कर देंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं A/3 एंड B2/3। ठीक है, सो R डैश इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे वॉल्यूम को चेंज कर रहा है ना कि कॉन्सेंट्रेशन को, तो आप ऐसा कर सकते हो, इसको आप वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में देख सकते हो। तो इससे मैं ऐसा करता हूँ मोल्स के पहले टर्म में आपको चेंज कर देता हूँ, उससे थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। तो देखो ऐसा करते हैं, इसको R को हम लिखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बाई वॉल्यूम स्क्वायर, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B2 बाई वॉल्यूम। अब देखो अब ये थोड़ा और आसान हो गया, बोला जा रहा है वॉल्यूम को V/3 से रिड्यूस कर दे रहे हैं, तो हमारा जो नया रेट हो जाएगा, न्यू रेट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बाई वॉल्यूम। देखो A में कोई चेंज, A के मोल्स में कोई चेंज नहीं हुआ है, स्क्वायर इंटू N ऑफ B2 बाई वॉल्यूम इंटू 3। सो यहाँ से आपका R डैश का वैल्यू हो जाएगा 27K नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बाई V स्क्वायर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B2 बाई V। तो ये जो आपका वैल्यू है ये किसके इक्वल है, तो ये इक्वल है R के। तो लिख सकते हैं R डैश इक्वल्स टू 27 टाइम्स R, तो 27 टाइम्स आपका इंक्रीज कर जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपने जो है 27। अब आते हैं हमारा अगला सवाल है, द टोटल नंबर ऑफ CC सिग्मा बॉन्ड इन द मेसिटाइल ऑक्साइड। देखिए ये पिछले 17 मार्च के शिफ्ट 1 पेपर में भी क्वेश्चन आया था और इस शिफ्ट 2 में भी क्वेश्चन पूछा, बस तरीका थोड़ा सा अलग हो गया, लेकिन कंपाउंड वही है मेसिटाइल ऑक्साइड। तो इसका कॉमन नेम, तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे ये। इसमें बोला जा रहा है आपका कि नंबर ऑफ CC सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, तो देखिए ध्यान से, एक सिग्मा बॉन्ड तो ये हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड 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 ये हो गया, तो टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड होगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 5।
1 मोलर K4 Fe6 सॉल्यूशन हैज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा का वैल्यू दे रखा है 0.4। K4 Fe6 की बात करें तो ये किस तरीके से ब्रेक कर सकता है, तो ये ब्रेक कर सकता है 4K प्लस Fe6 अपॉन 4 माइनस, ठीक है। सो नंबर ऑफ आयंस यहाँ पे टोटल हो जाएंगे 4 K प्लस और प्लस Fe6 4 माइनस दैट इज 5, तो n का वैल्यू हो गया 5। तो I का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। सो 1 प्लस n माइनस 1 इज 5 माइनस 1 इज इंटू अल्फा 0.4। तो ये आपका हो गया 2.6। तो I का वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया जो कि आ गया आपका 2.6। अब देखिए डेल्टा टीवी का वैल्यू क्या हो जाएगा I इंटू के वी इंटू एम। ये अभी हम लोगों ने किसके लिए लिखा K4 Fe6 के लिए। तो इसका आपका जो I का वैल्यू आ गया वो आ गया 2.6 इंटू के वी का वैल्यू हमें नहीं पता और मोलालिटी जो है वो आपको दिया हुआ 1 मोलर। अब बोला जा रहा है इसका जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है ये एग्जैक्टली सेम होगा किसके 18.1 वेट परसेंट ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट। तो एक दूसरा कोई केस है जिसमें डेल्टा टी भी सेम ही है, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, अब चूंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है तो इसको हम लोग आई लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमने लिखा के बी इंटू मोलालिटी, क्या लिखेंगे वेट परसेंट है ना, तो 18.1 बाई हम लोग क्या लिख सकते हैं आपका 100, तो 18.1 जो ग्राम है वो आपका सॉल्यूट हो गया और ये हो गया आपका सोल्यूशन। तो यहाँ से अगर आप सॉल्वेंट की बात करोगे तो कितना वेट हो जाएगा आपका 100 माइनस 18.1, ठीक है। तो 18.1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपका जो है 81.9। तो सॉल्वेंट का वेट हमने निकाल लिया, तो क्या लिख सकते हैं के बी इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट 8.1 बाई मोलर मास हमें नहीं पता इंटू 81.9 इंटू 1000। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम इक्वेट कर दें तो यहाँ से आपका जो मोलर मास का जो वैल्यू आ जाएगा वो 85 आ जाएगा, ठीक है। सो करेक्ट आंसर भी 85 हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है 86, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटॉमिक Z इज द स्पिन ऑन द मैग्नेटिक मोमेंट। तो सबसे पहले तो Z इज इक्वल्स टू 26 दैट इज आयरन का हमें दिया हुआ है एटॉमिक नंबर। सो इसका कन्फिग्रेशन कैसे कर सकते हैं, तो हमने लिखा आर्गन 4s2 3d6। तो 4s2 3d6 अगर इसका हम इस तरह का स्ट्रक्चर बना ले तो 4s 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये हो गया 3d, ये हो गया 4s। तो अगर ग्राउंड स्टेट में बात करेंगे तो ये तो हमारा ग्राउंड स्टेट ही है और ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 4। तो इसलिए यहाँ पे अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाहे तो 4 इंटू 6 दैट इज 24 रूट अंडर 4 मैग्नेटॉन। तो इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं हम लोग 4.9। तो क्या लिख सकते हैं 49 इंटू 10 पावर माइनस 1। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 49, ठीक है। हमारा अगला सवाल है द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स इन 20 ml ऑफ क्लोरीन गैस एट STP। सबसे पहले तो मोल्स ऑफ Cl2 निकाल लेते हैं, कितना ml है 20 ml। क्या करेंगे 22,400, जिसे हमने डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद पूछा जा रहा है नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स, तो नंबर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल हो जाएंगे 20 बाई 22 400 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स की बात कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 20 बाई 22 400 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 2, और इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 1.06 इंटू 10 टू द पावर 21। नियरेस्ट इंटीजर के फॉर्म में पूछा था तो इसके लिए आंसर जो हो जाना चाहिए उसका सुटेबल वो 1 हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला सवाल है KBr is doped with 10 to the power minus 5 mole percent of SrBr2। अच्छा ध्यान से देखिए, अगर हम बात करेंगे KBr क्रिस्टल की तो ये प्लस माइनस, तो ये आपका सपोज, ठीक है, KBr का क्रिस्टल है जहाँ पे K प्लस को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्लस से और Br माइनस को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं माइनस से। अब देखो कि जब इसका डोपिंग करते हैं हम SrBr2 से तो 10 टू द पावर माइनस 5, ठीक है, मोल परसेंट ले रहे हैं, तो मोल परसेंट ले रहे हैं तो इसे हम क्या कर सकते हैं, तो इसे हमने लिख दिया -7 मोल, ओके। SrBr2 से इसका डोपिंग कराया हमने। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझो कि जब आप SrBr2 से डोपिंग कराओगे तो कॉमन कौन है यहाँ पे, आपका Sr+2 जो है वो सपोज जाएगा, तो कितना वैकेंसी वो क्रिएट करेगा। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे Sr+2 चला गया, ये +2 आ गया, तो यहाँ पे तो XS+2 चार्ज हो गया, तो क्या होगा कि यहाँ पे एक ये बाहर निकल गया, ठीक है, और ये एक बाहर निकल गया, तो 2 पोटाशियम आयन जो है वो बाहर निकल गया।
अब ये देखो, ये जो +2 है, ये दोनों में से किसी एक के पोजीशन को तो जरूर ऑक्यूपाई कर लेगा, तो इसने मान लो इसके पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लिया, तो नंबर ऑफ वैकेंसी कितना आया? तो जब हम बात करते हैं 1 SR+2 की, तो 1 SR+2 आयन जनरेट 1 वैकेंसी। ठीक है, 1 SR+2 आयन जब हम इसे डोपिंग कराएंगे तो एक वैकेंसी करता है ये। तो जब हम बात करेंगे 10⁻⁷ मोल की, तो 10⁻⁷ मोल SR_Br2 की बात करेंगे, तो नंबर ऑफ वैकेंसी कितना हो जाएगा? 10⁻⁷ मोल वैकेंसी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट हुआ, ये KBr के थ्रू हुआ। ठीक है, और कितना ग्राम KBr था? तो देखो KBr का यहाँ से हम लोग पहले मोलर मास निकाल लेते हैं, 39.1 और प्लस 79.9। ठीक है, सो ये आपका हो जाएगा 119। तो ध्यान से देखो कि आप लिख सकते हैं 119 ग्राम ऑफ KBr जनरेट्स 10⁻⁷ मोल वैकेंसी। हमें पूछ रहा है कि 1 ग्राम में कितना होगा, तो 1 ग्राम ऑफ KBr जनरेट 10⁻⁷ बाय 119 ग्राम मोल बोला जा रहा है, तो 6.022 इंटू 10⁻23। इस वैल्यू को आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आ जाएगा 5 इंटू 10⁻14। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 5। यह आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, हमारा अगला सवाल है, कंसिडर द रिएक्शन N2O4 to 2NO2, द टेम्परेचर एट विच Kc एंड Kp। तो Kc का वैल्यू हमें दे रखा है कितना? 20.4, और Kp का भी वैल्यू दे रखा है 600.1, और पूछा जा रहा है किस टेम्परेचर पे ये Kc और Kp एग्जिस्ट कर सकता है। तो डेल्टा Ng का वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा? 2-1, तो 2-1 इज 1। तो Kp और Kc में रिलेशन हम सभी को पता है, Kc RT टू द पावर डेल्टा Ng। तो Kp का वैल्यू दिया हुआ 600, Kc का वैल्यू दिया हुआ 20.4, R का वैल्यू जो है 0.0821 ले सकते हैं, जिसे 1/12 ले सकते हैं, और टेम्परेचर हमें निकालना है, और टू द पावर हो जाएगा ये 1। सो यहाँ से अगर टेम्परेचर की वैल्यू की बात करें तो टेम्परेचर हो जाएगा आपका 600 इंटू 12/20.4, जो कि आपका आ जाएगा 353.99। तो नियरेस्ट इंटीजर की बात कर रहा है तो 354 केल्विन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, हमारा अगला सवाल है, ये दिया हुआ PHCOCl, तो ये दिया हुआ है और इससे रिएक्शन कराया जा रहा C6H5NH6H5 इसके साथ, और दोनों का हमें मास दिया हुआ है, और ये बना रहा है C6H5CON, और यहाँ से pH ट्वाइस लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखो इसमें आपका 0.14 ग्राम दिया हुआ है, तो 0.14 ग्राम और इसका मोलर मास हम लोग निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 12×72 और प्लस आपका 35.5 इंटू ऑक्सीजन और दिस, तो यहाँ से ये आप मास लिख सकते हो 140 नियरली। ठीक है, और उसके बाद ये वाला मास आपका हो जाएगा 6 6 12 12 144 और प्लस n, तो ये आपका हो जाएगा 169। तो यहाँ पे आपका 0.388 बाई 169। अब देखो ध्यान से, ये ऑब्वियसली ये वैल्यू जो है ये कम है, तो मतलब ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया और ये एक्सेस रिएजेंट हो गया। सो ये डिसाइड करेगा इसका कितना मोल बनना होगा, तो एक मोल बन रहा है इसका, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये प्रोडक्ट को अपन P लिख रहे हैं, P फॉर्म कितना हो जाएगा 0.140 बाई 140, इसको लिख सकते हैं 10⁻³ इतना मोल बनेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि वेट कितना हो जाएगा, तो वेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, तो ये हो जाएगा 10⁻³ इंटू, अगर हम इसके मोलर मास की बात करेंगे तो 273, तो ये इतना ग्राम बनना चाहिए। तो ये जो हमने निकाला ये थ्योरेटिकल यील्ड था, तो परसेंटेज यील्ड कितना हो जाएगा, तो फिर से वही बात है, परसेंटेज यील्ड की बात करेंगे तो एक्चुअल में कितना प्रोड्यूस हुआ है, एक्चुअल में प्रोड्यूस हुआ है 0.210, और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे थ्योरेटिकल यील्ड तो वो कितना है 0.273, और इनटू कर देंगे 100, तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा 76.9%, जो कि नियरली नियरेस्ट इंटीजर की बात कर रहा है तो 77%। ठीक है, सो यहाँ पे हमने पूरे चैप्टर का अगर बात करें पेपर का तो हमने सॉल्यूशन कर लिया। तो इसी तरह से मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में नए पेपर के साथ, नए शिफ्ट के साथ। थैंक यू।